मेरा नाम आरव है। उस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी माँ के मायके शिवपुर गांव आया हुआ था। साल में एक बार ही यहाँ आने का मौका मिलता था, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता था। पर इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया था। गांव में लग रहा था जैसे हवा भी डरी हुई हो। लोग पहले की तरह मुस्कुराकर बात नहीं कर रहे थे। गांव की पगडंडियां कहीं ज्यादा सूनी सूनी लग रही थीं, और सबसे अजीब बात, हर कोई धुंध की सरहद नाम की किसी रहस्यमयी जगह के बारे में फुसफुसा रहा था। पर असली डर मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि उस धुंध से लोग गायब हो रहे हैं। शाम के करीब 5 बजे होंगे। मैं बरामदे में बैठा मोबाइल चला रहा था कि तभी टीवी पर न्यूज़ एंकर की आवाज़ आई। शिवपुर गांव में एक और शख्स लापता, रहस्यमयी धुंध वाली घाटी के पास से आखिरी बार देखा गया। मैंने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। 3 हफ्तों में ये चौथा इंसान है जो धुंध की सरहद के पास से गायब हुआ है। मैं घबरा गया। तभी दादी रसोई से बोली, ए आरव, ये बेकार की खबरें क्यों देख रहा है? डर लगेगा बस। मैं बोला, दादी ये लोग किस धुंध की बात कर रहे हैं? दादी चुप हो गई। 1 सेकंड रुकी, फिर बहुत मजबूरी भरी आवाज में बोली, कुछ नहीं, गांव वाले कहानी बना लेते हैं, तो इन बातों में मत पड़। पर दादी की आंखों में छुपा हुआ डर मैं देख चुका था। उस दिन मैं बाहर टहल रहा था। गर्मी थी, लेकिन गांव की हवा अलग ही सुकून देती है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे ओ लड़के, इधर मत जाना। मैंने मुड़कर देखा। मेरी उम्र से 2-3 साल बड़ा एक लड़का खड़ा था। रंग गोरा, आंखें चमकदार, पर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैं मीत हूँ, उसने हाथ बढ़ाकर कहा। तू नया है शिवपुर में? हाँ, मैं आरव, छुट्टियों में आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मोहित ने मेरे पीछे की ओर इशारा किया। उधर जाने का मन तो नहीं है ना? मैंने देखा, थोड़ी दूर एक सुनसान पगडंडी जंगल की तरफ जाती थी। पत्तों के बीच से हल्की धुंध उभरती दिख रही थी। मैं बोला, वो क्या है? मोहित धीमे से बोला, वही धुंध की सरहद। मैं सन्न रह गया। अरे डर मत, दिन में कुछ नहीं होता, वह बोला, बस रात में धुंध जिंदा हो जाती है। मैं हंस पड़ा। धुंध भी भला जिंदा होती है? हंस ले। पर रात में उस तरफ जाकर दिखा। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि मेरी हंसी अचानक रुक गई। मैं और मोहित पास के पत्थर पर बैठ गए। उसने बताना शुरू किया। कुछ साल पहले यहाँ एक संगीत शिक्षक आया था। नाम था राघव सर। वह गांव के बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाते थे। सब उन्हें पसंद करते थे। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मोहित ने एक गहरी सांस ली। एक शाम वह बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ता यही है, इसी जंगल के किनारे से। अचानक धुंध छाने लगी। उन्होंने बच्चों को भी बताया था, धुंध जैसे मुझे पुकार रही है। मैं हैरान था। अगले दिन वे नहीं मिले। ना उनका सामान मिला, ना जूते, ना कुछ और। गायब? मैंने पूछा। हाँ, हवा में जैसे घुल गए हों, मैंने घबरा कर कहा। लेकिन ये तो कोई भूत प्रेत की कहानी जैसी लगती है। मोहित ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। राघव सर के बाद गांव के 3 और लोग भी ऐसे ही गायब हो गए। धुंध के अंदर जाते हुए देखे गए, फिर कभी वापस नहीं आए। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मोहित ने आगे कहा, तेरी दादी वो नहीं डरती? क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वह रुका। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो राघव सर को जानती थी। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। उस रात खाने पर मैंने दादी से पूछ ही लिया, दादी आप राघव सर को जानती थी? दादी के हाथ रुक गए। चम्मच थाली से टकराया। टून की हल्की आवाज आई, किसने बताया तुझे? उनकी आवाज कंपा रही थी। बस किसी ने बता दिया, दादी ने आह भरते हुए कहा। हाँ जानती थी, पर अब ये बातें छोड़, खाना खा और सो जा। पर कहाँ ना छोड़, ये बातें तुझे नहीं जाननी चाहिए। मैंने पहली बार देखा कि दादी इतनी घबराई हुई थी। ये बात मुझे और बेचैन कर रही थी। रात को नींद बिल्कुल नहीं आई। मन में 1000 सवाल थे। दादी क्यों छुपा रही हैं? मोहित ने इतना क्यों डराया? धुंध सच में क्या है? और लोग क्यों गायब हो रहे हैं? अचानक खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज आई, जैसे हवा में कोई सीटी बज रही हो। हू। मैंने चौंक कर बाहर झांका, और जो मैंने देखा
वह मेरी रीढ़ में सिहरन भर देने वाला था। दूर जंगल की ओर से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी और वह हमारी तरफ बढ़ रही थी। सुबह होते ही मैं मोहित के पास गया। वह खेत के पास बैठा सूखी लकड़ी के तिनके तोड़ रहा था। मैंने कहा, कल रात मेरी खिड़की के बाहर धुंध आई थी। वह तुरंत खड़ा हो गया। ये बुरा संकेत है। क्यों? मैंने पूछा। मोहित ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। इस गांव में जो भी इंसान धुंध देख लेता है, धुंध उसे पहचान लेती है। मैं डर गया। और फिर? मैंने कांपते हुए पूछा। फिर वो इंसान उसके लिए खास हो जाता। धुंध उसे अपने अंदर बुलाती है, बार बार। मेरा दिल धक हुआ। पर ये धुंध है क्या? भूत? आत्मा? मैं चिल्ला पड़ा। ना भूत ना आत्मा, मोहित ने जमीन पर देखते हुए कहा। यह अधूरी इच्छाओं की परछाई है जो कभी खत्म नहीं होती। मुझे लगा मैं कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूं। अगले दिन मोहित ने कहा, चल तुझे कुछ दिखाता हूं, पर वादा कर आगे नहीं बढ़ेगा। हम दोनों जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की छांव से अंधेरा सा हो गया था। अचानक एक जगह धुंध की हल्की परत दिखी। ये इतनी साफ थी जैसे किसी ने इसे जमीन पर खींच कर रखा हो। मोहित ने कहा, यही है धुंध की सरहद यानी सीमा। इसके आगे सिर्फ सफेद काली मिली जुली धुंध थी। मोहित ने कहा, यहां से लोग अंदर जाते हैं पर वापस नहीं आते। मैंने पूछा, तू कभी अंदर गया है? मोहित हंसा। बहुत बड़ा बेवकूफ हूं क्या? कुछ कदम आगे मैंने देखा एक पुराना टूटा हुआ घर। उसकी टूटी खिड़कियों से भी धुंध बाहर रेंग रही थी। मैंने पूछा, वो घर क्या है? मोहित की आवाज धीमी हो गई। उसे राघव सर का घर कहते हैं। मैं दंग रह गया। पर वो तो गांव में रहते थे, मोहित बोला। वही तो, असली घर ये था, बस किसी को पता नहीं चला। राघव सर बड़ी अजीब आदतें रखते थे। रात में यहां आते थे, धुंध में बांसुरी बजाते थे। मैं कांप गया। मोहित ने इशारा किया। रात को यहां से बांसुरी की आवाज आती है और वही आवाज लोगों को अंदर खींच लेती है। पर कौन बजाता है? मैंने पूछा। मोहित की आंखें फैल गईं। कौन बजाएगा? राघव सर तो गायब हो गए। शायद उनकी इच्छा अभी भी अधूरी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे पैरों के नीचे कोई चीज पड़ी दिखी, एक नीला मोती सा मन का। ये क्या है? मैंने पूछा। मोहित सन्न रह गया। ये राघव सर के शिष्यों के गले में पहना एक मन। सर के शिष्यों के गले में पहना एक मनता होता था जो सीखते थे उनसे। मैं डर से कांप गया। लेकिन ये सरहद के अंदर कैसे आया? मोहित अब डरने लगा। कोई होगा यहां अभी भी। अचानक सरहद के अंदर से धुंध तेज होने लगी, जैसे हमें देख रही हो, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। आओ। हम दोनों डर कर भागे। शाम को मैंने साहस करके दादी से पूछा, दादी राघव सर कौन थे? आपने क्यों छुपाया? दादी ने झट से दरवाजा बंद किया और खिड़कियां भी। किसने तुझे बताया? उनकी आवाज गुस्से भरी थी। दादी सच बताइए थी उन्हें? दादी की आंखों में आंसू भर आए। हाँ आरव, जानती थी। वो तेरी माँ की संगीत के गुरु थे। मैं गहरी सांस लेकर बैठ गया। माँ के फिर माँ ने कभी बताया क्यों नहीं? दादी ने कहा, क्योंकि तेरी माँ जानती थी कि वो आदमी सामान्य नहीं था। वह धुनें बजाता था जिनसे लोग सम्मोहित हो जाते थे। उसके पास कुछ ऐसा राज था जिसे वह किसी को नहीं बताता था। कैसा राज? मैंने पूछा। दादी बोली, उसने धुंध को काबू करना सीख लिया था। मैं अवाक रह गया। ये गांव पहले बहुत शांत था, दादी बोली, पर जिस दिन उसने जंगल में वो आखिरी धुन बजाई, उसी दिन से धुंध जाग गई और फिर लोग गायब होने लगे। पर दादी, आप इतनी डरी क्यों हैं? दादी की आवाज कांप रही थी। क्योंकि धुंध हर उस इंसान को पहचानती है जो उस धुन को सुन लेता है। मैं डर कर बोला, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी। दादी ने मेरी आंखों में देखा। क्या तूने कल रात खिड़की के बाहर कोई सीटी जैसी आवाज सुनी थी? मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। हाँ, सुनी थी, मैंने कांपते हुए कहा। दादी के हाथ से गिलास गिर गया। तो सिर धुंध ने तुझे देख लिया है आरव।
अगली रात मैं सो नहीं सका। लगभग 2 बजे होंगे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फिर थोड़े फासले से वही आवाज आई। वो बहुत धीमी थी, बहुत पास भी और दूरी पर भी। मैं खिड़की के पास गया। दूर जंगल की तरफ धुंध उठ रही थी और मेरे देखते ही देखते वो सरहद पार करके गांव की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा ये मेरे लिए आ रही है। तभी अचानक कोई मेरे कमरे में आया। मैं चीखने ही वाला था। चुप, मोहित था। भाग, अभी मेरे साथ चल। मैंने पूछा, क्या हुआ? मोहित ने मेरी खिड़की की ओर देखा और बोला, धुंध ने तेरी गंध पकड़ ली है। अगर अभी नहीं भागा तो ये घर में आकर तुझे ले जाएगी। मैं डर से जड़ हो गया। हम दोनों भागते हुए जंगल की ओर नहीं बल्कि उल्टी दिशा में पहाड़ी के ऊपर की ओर भाग रहे थे। लेकिन धुंध हमारी गति के साथ बढ़ती जा रही थी। मोहित ने चिल्लाकर कहा, धुंध से बचने की एक ही जगह है, ऊंचाई। हम एक बड़े पत्थर पर चढ़े। धुंध कुछ दूर रुक गई। मैंने हाँफते हुए पूछा, यह हमें क्यों चाहती है? मोहित बोला, क्योंकि तुझे उसने अपनी अगली धुन का हिस्सा चुन लिया है। क्या मतलब? मैं चीखा। मोहित बोला, धुंध जिन इंसानों को ले जाती है उनकी आत्माएं उसकी धुन में जुड़ जाती है और उसी से धुंध और ताकतवर होती जाती है। मैं डर और गुस्से से कांपने लगा। तो उसे मैं नहीं मिलने वाला। मोहित अचानक चुप हो गया। उसकी गर्दन झुक गई। क्यों चुप हो गया? मैंने पूछा। उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैं भी एक बार धुंध में गया था। मैं सन्न हो गया। क्या? मैंने चीख कर पूछा। हाँ, उसकी आवाज टूटी हुई थी। 2 साल पहले धुंध ने मेरे भाई को ले लिया था। उसे बचाने मैं अंदर गया, पर मैं वापस भाग आया। मेरे शरीर में जहर जैसा डर फैल गया। पर तू बच कैसे गया? मोहित की आंखें भर आई। मैं नहीं बचा आरव। मेरी आत्मा का एक हिस्सा वही छूट गया है। अब मुझे उसकी आंखें बुझी बुझी क्यों लगती थी समझ आ गया। धीरे धीरे धुंध फिर फैलने लगी। मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा। अब एक ही रास्ता है, धुंध के केंद्र में जाना, जहां से ये सब शुरू हुआ था। राघव सर के घर? मैंने पूछा। हाँ, वह बोला। तू पागल है, वहां कौन जाएगा? अगर तू अंदर नहीं गया तो धुंध खुद आएगी और तब कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने एक लंबी सांस ली और तैयार हो गया। हम दोनों सरहद की लाइन पार कर गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, दुनिया बदल गई। पेड़ मुड़े तोड़े थे, हवा भारी थी और धुंध के अंदर अजीब छायाएं चल रही थी। अचानक हमारे कानों में धीमी सीपी जैसी धुन बजने लगी। वही बांसुरी। मोहित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। भाग मत, जो भी हो पीछे मत मुड़ना। हम दोनों उस टूटे घर की ओर बढ़े। घर की खिड़की टूटी थी। भीतर से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने अंदर झांका और मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। एक धुन से बना हुआ आकृति बांसुरी बजा रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन आंखें एकदम साफ थी और वह मुझे ही देख रही थी। मोहित बोला, यही है वो धुंध का केंद्र, धुंध का मालिक। मैं कांपते हुए बोला, क्या ये राघव सर है? धुंध की आकृति ने बजाना रोक दिया और धीमे से बोली, स्वागत है आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं चीख पड़ा, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, धुआं सब देखता है। अचानक दीवारों से सैकड़ों साए निकलने लगे। कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। मोहित ने मेरे कान में कहा, ये सब वो लोग हैं जो धुंध में खो गए थे। मैं डर से लकड़ी जैसा हो गया। धुंध की आकृति ने हाथ उठाया। सारे साए हमारी ओर बढ़ने लगे। मोहित चिल्लाया, आरव पीछे हट, पर धुंध ने मुझे पकड़ लिया। मेरी सांस रुकने लगी। अचानक मुझे याद आया, दादी ने कहा था, धुंध अधूरी इच्छाओं से बनती है। मैंने आवाज लगाई, तुम क्या चाहते हो?
धुंध चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, मैं पूरी धुन चाहता हूं। मैंने कहा, कौन सी धुन? धुंध ने कहा, वही धुन जो राघव ने शुरू की थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाया। मैं कांपते हुए बोला, अगर मैं वो धुन पूरी कर दूं तो तुम हमें छोड़ दोगे? धुन ने कहा, हाँ, हमेशा के लिए। मोहित चिल्लाया, मत करना, वो झूठ बोल रहा है। पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बांसुरी उठाई जो जमीन पर रखी थी। धुन में छिपी आत्माएं शांत हो गईं। मैंने अपनी आंखें बंद की और दादी से सीखी एक साधारण धुन बजाई, और फिर अचानक उसी लय में वो धुन ढूंढ ली जो शायद राघव सर बजाते थे। जैसे ही मैं धुन पूरी करने लगा, पेड़ हिलने लगे, धुंध कांपने लगी, सारे साए चिल्लाने लगे, और फिर एक तेज चीख गूंजी। नहीं, ये वो धुन नहीं थी, और सब कुछ फट गया। घर, धुंध, हवा, सब रोशनी बन गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं सरहद के बाहर था। धूप निकली हुई थी, पंछियों की आवाज आ रही थी। मेरे बगल में मोहित बैठा था, हांफता हुआ, घायल पर जिंदा। मैंने पूछा, क्या हम बच गए? मोहित ने कहा, हाँ, धुंध खत्म हो गई है, तूने उसे तोड़ दिया। मैंने हैरानी से पूछा, पर क्या हुआ था आखिर? मोहित मुस्कुराया, तूने वो धुन बजाई जो उसे अधूरी छोड़नी चाहिए थी। तूने उसकी जंजीरें तोड़ दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर यह जानकर अच्छा लगा कि अंत अच्छा हुआ। दादी रोते हुए मुझे गले लगी। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगी। मैंने पूछा, दादी, मोहित बाहर इंतजार कर रहा है, मैं उससे मिलकर आता हूं। दादी अचानक शांत हो गई। कौन मोहित? मैं बोला, दादी, वही मोहित जो मुझे कल रात बचा कर लाया था। दादी ने सिर हिलाया। आरव, शिवपुर में पिछले 5 साल से कोई मोहित नाम का लड़का नहीं रहता। मैं जम गया। पर दादी, वो मेरे साथ था, उसने मुझे बचाया। दादी के चेहरे पर डर झलकने लगा। 5 साल पहले धुंध ने जिस बच्चे को लिया था, उसका नाम भी मोहित ही था। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैं बाहर भागा, लेकिन जहां मोहित बैठा था वहां सिर्फ हवा थी, उसका कोई निशान नहीं। पर जमीन पर एक नीला मनका पड़ा था। मैंने उसे उठाया और पहली बार समझा, मोहित ने मुझे बचाने के लिए अपनी आत्मा का वह हिस्सा भी कुर्बान कर दिया, और इसी से धुंध हमेशा के लिए खत्म हो गई। शिवपुर गांव फिर सामान्य हो गया। लोग खेतों में काम पर लौट आए, स्कूल खुल गए। लेकिन रात को जब कभी हवा में हल्की सी सीटी सी आवाज आती है, मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और कहता हूँ, धन्यवाद मोहित, तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि अगर वह ना होता शायद आज मैं भी धुंध का एक साया बन चुका होता।